मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से राष्ट्रीय घटनाक्रम के में जो अगला हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जो है हम लोग आते हैं। अगले घटनाक्रम में हम देखेंगे किस तरह से जो है 23 नवंबर 2023 को देश की राजधानी नई दिल्ली में जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है, एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि एम्स का जो सर्वर था उस पर जो है साइबर अटैक हुआ और ये माना जा रहा है कि ये एम्स के सर्वर पर जो साइबर अटैक हुआ ये चीन से किया गया। दरअसल हैकर्स जो थे उन्होंने 100 में से 5 सर्वर जो है वो हैक कर लिए थे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना थी ये। और चूंकि ये पूरा का पूरा साइबर अटैक जो है वो हांगकांग के 2 ईमेल आईडी से जो है ये पूरा जो हैक था जो है वो किया गया था। हमले में जो इस्तेमाल आईडी जो ईमेल जो था उसका आईपी एड्रेस जो है वो हांगकांग का आ रहा था और इसी से इसमें चीन की भूमिका जो है वो संदिग्ध मानी जा रही थी। इस तरह से राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक घटना ये घटित हुई कि एम्स के सर्वर पर जो है वो साइबर अटैक हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है? यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था। ये साइबर अटैक जो है वो किस देश से किया गया था? तो ये एक प्रश्न जो है यहाँ पर बन सकता है, आप इसको जो है याद रखें। नेक्स्ट जो घटना है उसमें जो है हम देखेंगे कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना जो है दिसंबर 2023 तक इसके जो है पूरे होने की उम्मीद है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, अभी तक जो है हमारे देश में कोई अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है अभी तक नहीं है और ये पहली ही परियोजना जो है होगी जो कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के नाम से जो है इसको जाना जा रहा है। ये मेट्रो लाइन जो है हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कि हमारे यहाँ देश की जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन जो है वो निर्मित हो रही है। इस परियोजना की कुल लंबाई जो है वो 16.55 किलोमीटर होगी। वर्तमान में अगर हम देखें तो सेक्टर 5 और सियालदह के बीच लगभग 9.30 किलोमीटर की लंबाई जो है वो उसका काम जो है चालू है। वो पूरा का पूरा जो है रेलवे ट्रैक जो है वो चालू है। बाकी 7.25 किलोमीटर की लंबाई जो है दिसंबर 2023 तक चालू होने की जो है पूरी संभावना है। ये भी बात जो है बड़ी उल्लेखनीय है कि मेट्रो रेल प्रणाली जो है पहली बार 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में ही जो है पहली बार मेट्रो रेल प्रणाली की शुरुआत जो है वो हुई थी 1984 में और पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल परियोजना भी जो है वो कोलकाता ही में ही जो है वो प्रारंभ हो रही है। तो इस तरह से जो है ये भी एक फैक्ट जो है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो है वो आपके सामने है। एक और राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है हम देखेंगे कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ किया। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो इस लंबी नदी क्रूज का नाम जो है एमवी गंगा विलास जो है वो ये रखा गया है। ये जो है एक तरह से एक लग्जरी क्रूज है और ये लग्जरी क्रूज जो है वो भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों से होती हुई जो है लगभग 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो है वो ये तय करेगा। एमवी गंगा विलास में जो है अगर हम देखें तो ये एक 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 1.14 मीटर के ड्राफ्ट के साथ जो है आराम से चलने वाला जो है ये एक क्रूज होगा। 3 डेक हैं इसमें, 36 पर्यटकों की क्षमता होगी इसमें और इस बोर्ड पर कुल 18 स्वीट हैं जिसमें पर्यटक जो है वो एक शानदार अनुभव जो है वो क्रूज का शानदार अनुभव जो है ले सकते हैं। सबसे पहले एमवी गंगा विलास की सबसे पहली यात्रा जो हुई उसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों ने जो है वो वाराणसी से डिब्रूगढ़, है ना, वाराणसी से लेकर और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा जो है वो की। इस तरह से जो है देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है कि हमारे देश में जो है पहली बहुत महत्वपूर्ण लग्जरी जो क्रूज है एमवी गंगा विलास वो जो है प्रारंभ हुई है। तो अपने आप में हमारे देश के लिए जो है एक गर्व की बात है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व की सबसे लंबी क्रूज नदी क्रूज जो है उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम जो है एमवी गंगा विलास रखा गया है। एक और घटना घटित हुई है जिसमें जो है भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इस एक समिट की जो है वो आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आभासी शिखर सम्मेलन मतलब जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन आजकल होने लगे, कोविड के बाद जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई उसमें जो है
अधिकांशतः जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन होते हैं वो अभी हो रहे हैं, और इस शिखर सम्मेलन का विषय जो है आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता थी। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये कहाँ किया गया, और साथ ही साथ जो है इस शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था। दरअसल ये शिखर सम्मेलन जो है, इसकी जो परिकल्पना, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और तमाम तरह के जो वैश्विक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण और उनकी प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए इस समिट का जो है आयोजन किया जाता है। एक तरह से अगर हम देखें तो जो दक्षिण के देश हैं, उन दक्षिण के देशों को एक साथ एक साझा मंच पर जो है लाने का ये प्रयास है। इस समिट में 120 से भी अधिक देशों ने भाग लिया, और ये शिखर सम्मेलन जो है अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली तमाम तरह की जो चिंताएं हैं, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का एक प्रयास रहा है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत निश्चित रूप से जो है वो वैश्विक स्तर पर वैश्विक चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत विभिन्न देशों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये घटना घटित हुई है, इसको भी जरूर आप याद रखें, इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद समय समय पर जो है अलग अलग देशों और भारत के सेनाओं के बीच जो है युद्धाभ्यास वगैरह होते रहे, और कई बार जो है आपके प्रश्न में जो है पूछा भी गया है। अभी हाल ही में जो है राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी 2023 को भारत और मिस्र की सेनाओं ने सैनिक युद्धाभ्यास किया था, और इस सैनिक युद्धाभ्यास का नाम जो है क्या था, तो इस सैनिक युद्धाभ्यास का नाम ऑपरेशन चक्रवात या ऑपरेशन साइक्लोन 1 था। ये सैन्य अभ्यास जो था, ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच अभी तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इसलिए है कि मिस्र के साथ हमारे जो राजनीतिक और रणनीतिक संबंध थे वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। देखिए, ठीक है, कई बार जो है वो मिस्र हमारी जो प्राथमिकताएं हैं या हमारे जो मुद्दे होते हैं उनमें खुलकर हमारा साथ नहीं देता, और इस लिहाज से ये जो पहला संयुक्त अभ्यास है ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास माना जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का लक्ष्य जो है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के उन्नत विशेष जो बल थे, उन लोगों ने जो है स्नाइपिंग की, कॉम्बैट फ्री फॉल, टोह लगाने, निगरानी करने, लक्ष्य निर्धारित करने, तमाम तरह के जो सेना की रणनीतियां होती हैं, जो नई नई जो है नवाचार हैं, जो सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान करेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर हुई हैं। आतंकी ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे किए जा सकते हैं, स्नाइपर शूटिंग जो है वो कैसे की जा सकती है, ये इन सब चीजों पर जो है वो सैन्य अभ्यास जो है वो हुआ है। तो अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर घटना घटित हुई है कि राजस्थान के जैसलमेर में जो है वो ऑपरेशन चक्रवात या ऑपरेशन साइक्लोन जो है वो हुआ, जो कि भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है ये भी न्यूज है, आप इसको जरूर याद रखें। ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन साइक्लोन जो है वो कहां पर हुआ और किन देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल जो वहां का JSDF है, 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डा है और इरुमा हवाई अड्डा, इन दोनों पर जो है ये आयोजित हुआ। क्या आयोजित हुआ, तो एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसे वीर गार्जियन 2023 नाम दिया गया। तो आप जो है इस फैक्ट को भी जरूर याद रखें कि वीर गार्जियन जो अभ्यास है ये किन देशों के बीच हुआ, तो ये भारत और जापान की वायुसेना के बीच जो है वो हुआ। कहाँ हुआ, तो हयाकुरी और इरुमा हवाई अड्डे पर जो है ये हुआ था। ये भी एक तथ्य जो है वो आप याद रखें। इसके बाद एक और जो है वो युद्धाभ्यास जो है भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच हुआ। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है इसका नाम सूर्यकिरण जो है, ये इसका 16वां संस्करण जो है 16 से 29 दिसंबर 2022 तक जो है नेपाल में हुआ। नेपाल में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में इसका आयोजन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भारत और नेपाल के बीच जो है ये संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है ये होता रहता है। संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत ही पर्वतीय क्षेत्रों में जो मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने, पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवादी विरोधी अभियानों को किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, इस उद्देश्य के साथ जो है भारत और नेपाल के बीच इस तरह का जो सूर्यकिरण है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो अपने आप में ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच, ऑपरेशन सूर्यकिरण।
एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटित हुई। एक और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है भारत ने हासिल की। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE, ये ट्रक जो है, जो कि हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन से चलने वाला जो ट्रक होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इसका अनावरण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अशोक लीलैंड के साथ मिलकर जो है वो इसका निर्माण किया है। विशेषता क्या है इसकी? तो ये जो ट्रक होगा, ये पारंपरिक डीजल ईंधन या तमाम तरह के जो लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस वगैरह होती हैं, जिसको हम लिक्विड नेचुरल गैस कहते हैं, इनसे चलने के बजाय ये इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि वर्तमान में जो है बहुत तेजी से हाइड्रोजन को एक ईंधन के विकल्प के रूप में विकसित करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और ये जोर क्यों दिया जा रहा है? तो ये जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक बहुत अच्छा ईंधन का विकल्प होगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन जो है शून्य है। अगर कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वातावरण को जो है प्रदूषित नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है हाइड्रोजन को ईंधन के एक विकल्प के रूप में जो है विकसित करने पर भारत सहित पूरे विश्व में जो है इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाइड्रोजन को सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। इससे सिर्फ पानी और ऑक्सीजन निकलते, इससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। और इस तरह से जो है ये अपने आप में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पहल जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो भारत ने हासिल की है कि भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन जो है उसका निर्माण कर लिया है। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण घटना है, इस पर भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 से 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट जो है वो कहां आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 दिन का जो है ये एक शिखर सम्मेलन था। और इस शिखर सम्मेलन का विषय जो है मजबूती, प्रभाव और प्रभुत्व, रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस, ये इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का जो है विषय था। इस ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी जो है टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। टाइम्स ग्रुप जो है इसका आयोजन करता है और इस बार जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये सम्मेलन एक तरह से हम देखें तो तमाम तरह की जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान के लिए तमाम विचारकों, नीति निर्माताओं, जो हमारे शिक्षाविद हैं, कारपोरेट नेता हैं, इन सभी को जो है एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है। तो अपने आप में जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण समिट जो है वो भारत में जो है वो हुई है। तो इसको भी जो है याद रखें कि इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, कौन आयोजित करता है। उसके बाद रायसीना डायलॉग। देखिए रायसीना डायलॉग जो है इसके 8वें संस्करण का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में किया गया। संवाद के 2023 संस्करण का विषय जो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। इसका विषय जो है आप जरूर याद रखें, ये भी जो है पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इस उद्घाटन सत्र में जो मुख्य अतिथि रही वो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये जो है इसमें शामिल हुई थी। रायसीना डायलॉग दरअसल जो है जो हमारी भू राजनीति और भू रणनीति है, इस पर भारत का जो है एक प्रमुख सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में जो है इसका जो आयोजन होता है वो विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। इस सम्मेलन में अधिकांशतः ये होता है कि जो हमारी भू राजनीति है, जो हमारी भू रणनीति है, इस पर जो है चर्चा की जाती है। तमाम जो देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उन मित्र देशों के साथ जो है इस तरह की जो का रणनीतिक सहयोग जो है एक तरह से हम देखें तो वो जो है इसमें दिया जाता है। तो रायसीना डायलॉग दरअसल रायसीना हिल्स जो है क्या है, तो रायसीना हिल्स ही वो हिल्स हैं जिस पर जो है वो हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो स्थित है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो एक तरह से जो डायलॉग होता है देशों के प्रतिनिधियों के बीच, उसको हम जो है रायसीना डायलॉग के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इस घटना में रेल मंत्रालय ने रेल मंत्रालय का ही जो एक सहयोगी संगठन है जिसे हम IRCTC या भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के नाम से जानते हैं, इनके सहयोग से जो है इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। और इस नई पहल को जो है नाम दिया गया है देखो अपना देश। देखो अपना देश पहल के तहत
दरअसल बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज जो है वो संचालित किया जा रहा है। अब बाबा साहब अंबेडकर यात्रा टूर पैकेज क्या है? दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, इनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों की यात्रा जो है वो इसके अंतर्गत कराई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर यात्रा की पहली यात्रा जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए कराई जा रही है और ये ट्रेन जो है अब अप्रैल 2023 में नई दिल्ली से जो है प्रारंभ हुई। इस यात्रा का पहला पड़ाव जो है मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर नगर, जिसे महू के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो यहीं महू में हुआ था। तो ये बाबा साहब की जो है जन्मभूमि मानी जाती है, जिसे भीम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर चूंकि इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इसका पहला पड़ाव, इस यात्रा का पहला पड़ाव जो है वो यहाँ महू में या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर में जो है वो हुआ। तो अपने आप में जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो घटना घटित हुई है, इसको भी जो हम जरूर याद रखें। इसके बाद जो है एक और समिट, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह शिखर सम्मेलन 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक ये चला। इसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं, वैश्विक सीईओ हैं, व्यापारिक नेता हैं, निवेशक हैं, अधिकारी हैं, इन सभी ने जो है भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय भागीदारी के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 300 से भी अधिक समझौते जो है वो किए गए। तो ये जो है ये भी अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, इसको भी जो है जरूर याद रखें। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो है वो कब हुआ या कहां पर जो है इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों की बात कर लें। हाल में ही वित्त मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2023 को रेल मंत्रालय के अधीन जो 2 कंपनियां हैं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, इन दोनों को जो है इन्होंने नवरत्न कंपनियों की में शामिल किया है। नवरत्न कंपनियां जो है वो 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों के रूप में जो है इनको नामित किया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। देखिए ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, इसको जरूर आप याद रखें। वर्तमान में देश में अब 13 महारत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, 57 मिनी रत्न 1 कंपनियां हैं और 11 मिनी रत्न 2 कंपनियां हैं। तो इस तरह से ये अपडेटेड फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरूर याद रखें, ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या देश में कितनी है। तो ये इस तरह से जो है प्रश्न यहां पर जो है पूछे जा सकते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें, है ना। इसके बाद इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये एक सपना था कि देश के 100 शहरों को जो है वो स्मार्ट सिटी जो है बनाए, और इसके तहत जो है काफी सारा फंड दिया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों को जो है स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी क्रम में जो भी शहर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, जो बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, उनको और प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी 26-27 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव जो है वो आयोजित किया गया, और इस कॉन्क्लेव के दौरान ही इंदौर को भारत के में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के 4थे संस्करण के हिस्से के रूप में जो है प्रदान किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहां पर पहुंची थी, और उन्होंने जो है वो ये पुरस्कार जो है वो दिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर इंदौर जो है उसको पहला स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। शहरों में इंदौर के बाद सूरत दूसरे स्थान पर, और आगरा जो है वो इंदौर के बाद सूरत और आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसी में अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो है सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। तो राज्यों में
शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश रहा, तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से जो है वो तीसरे स्थान पर रहे, है ना। तो इस तरह से जो है ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो चीज है। इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि क्योंकि चूंकि जो है मध्य प्रदेश और इंदौर दोनों ही जो है मध्य प्रदेश की चीजें हैं, और हम लोग मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है मध्य प्रदेश के इस एग्जाम में आपके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 कहां आयोजित किया गया। दूसरा ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें सबसे पहला पुरस्कार जो है शहरों में किसको दिया गया। तीसरा ये भी प्रश्न बन सकता है कि राज्यों में जो है पहला पुरस्कार किसे दिया गया। इस तरह से जो है 2-3-4 प्रश्न जो है यहां से बन सकते हैं, तो इसको जो है आप जरूर याद रखें। ये एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है, और ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। तो अपने आप में जो है ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जो है जरूर याद रखें। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो यहां पर जो है एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन जो है 23 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर 2023 तक गोवा में हुआ। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, इन दोनों ने फोर्ट अगुवाड़ा लाइट हाउस में इस उत्सव का उद्घाटन किया। दरअसल 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया था, और इसी लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है ये पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किया गया था। दरअसल लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ जो होते हैं, इन प्रकाश स्तंभों को, इन लाइट हाउसेस को किस तरह से पर्यटक स्थल के रूप में जो है विकसित किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो उसके लिए ही इस तरह के जो आयोजन है, फेस्टिवल्स हैं, उनका जो है आयोजन किया जाता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, लाइट हाउसेस को पर्यटक स्थल के रूप में किस तरह से विकसित किया जा सकता है, ये सब जो है वो इन फेस्टिवल्स के जो है मुख्य बिंदु जो है वो रहते हैं। तो इस तरह से ये भी जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है घटना घटित हुई है। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया, तो ये जो है गोवा में किया गया था। तो आज हमने जो है वो कुछ और राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ और घटनाएं जो है मैंने आपको बताई, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है मैंने आपको बताया, इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी जो है मैंने आपको बताया। इसके बाद हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक और वीडियो जो है मैं जारी करूंगा, और उसके बाद जो है हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम की सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितनी चीजें जो है मैंने बताई हैं, ये आपके एग्जाम में जो है जरूर फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, और जरूर इनमें से जो है कुछ ना कुछ प्रश्न जो है आपको जरूर मिलेंगे। आप जितने भी जो है ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरूर ध्यान से देखें, और इन फैक्ट्स से जो है क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करें। हालांकि मैं भी अपनी तरफ से जो भी प्रश्न इनमें से बन सकते हैं, और भी करंट अफेयर्स में जो भी प्रश्न जो है बन सकते हैं, उन प्रश्नों का एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जो है उसकी वीडियो भी जारी करूंगा। लेकिन आप भी जो है अपनी तरफ से ये क्वेश्चंस जो है वो जरूर आप बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतर क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।